हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज माय डियर फ्रेंड, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, और आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो चलिए माय डियर, जो लोग भी इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें देखिए ये आपका बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। जो पहला आपका वर्ड है वो इलेक्ट्रो है एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। ओके, देखिए इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। दैट मीन्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं एंड व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग जब उसे स्टडी करेंगे, उस चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, उन चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स काम कर रहा है, वहाँ पर इस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के कारण, इस स्टेशनरी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो it is the study of physics, or simply it is the science which deals with the electrostatic force, electrostatic field and electric potential due to stationary charge। ओके, तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it is the study of physics that deals with the electrostatic force, electrostatic field and electric potential due to stationary charge। ओके, दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड, इस पूरे यूनिट में हम लोग जिस चार्ज पार्टिकल के बारे में कंटिन्यूसली बात करेंगे वो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वो हमेशा स्टेशनरी होगा, वो हमेशा रेस्ट में होगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर 1 होगा, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो आइए देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा यहां पर, चैप्टर 1, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर में माय डियर फ्रेंड हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे
बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक के बारे में बात करेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। एंड फिर हम लोग उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने के बाद हम लोग फिर मूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे, ओके। और फिर हम लोग लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एंड गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो इन सभी टॉपिक को जनरली कवर किया जाएगा आपके फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, ओके। तो चलिए माय डियर हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। यानी आपका चैप्टर 1 में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए माय डियर इसको स्टार्ट किया जाए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक टर्म्स को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां पर देखेंगे, ओके। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। तो देखिए माय डियर, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, ओके। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो उसी चार्ज पार्टिकल के कारण जो रेस्ट में है उसके कारण उस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, वहाँ पर जो फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, फील्ड, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ओके। तो ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर चार्ज रेस्ट में होगा, बट चार्ज होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज, देखिए माय डियर, आपने क्लास 10 में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आइए एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। चार्ज क्या है, तो ये आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, एंड ये इस तरह का प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन में भी रिपल्सन होगा, बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होगा, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, ओके। सो इट इज सिंपली द property of electron and proton due to which there is repulsion between electron electron, proton proton, but there is attraction between electron and proton, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज, it is the property of electron and proton due to which there is
रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, but there is mutual attraction, between इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ओके, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि बाबू चार्ज क्या होता है, तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सन होगा, बट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके, बात समझ में आ रहा? चलिए अब यहां पर देखिए, इस चार्ज पार्टिकल के बारे में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी किया और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन दोनों साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है मिलिकन, नोट पॉइंट 1। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है माय डियर मिलिकन। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने gave the magnitude of charge on electron proton on the basis of his experiment named Millikan oil drop experiment। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, तो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से इनको एक पॉइंट मिला, एक कंक्लूजन मिला। इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन्होंने चार्ज का मैग्नीट्यूड पता किया। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है, वो इन्होंने पता किया इस एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। एंड इन्होंने जो चार्ज का मैग्नीट्यूड पता किया, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा या प्रोटॉन पे कितना होगा, इसके बारे में इन्होंने पता किया। तो इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो आप देख लीजिए, यानी वन इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो इन्होंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एंड वन प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये रिजल्ट किसके द्वारा दिया गया? ये रिजल्ट दिया गया मिलिकन के द्वारा। ये नाम भी आप याद रखेंगे, और आप ये भी याद रखिए कि वन इलेक्ट्रॉन या वन प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज अवेलेबल होगा। अभी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको पता चला है, ठीक है। अभी कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये अभी हमें पता नहीं चला है। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे मिलिकन, इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था। इन्होंने बताया कि वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा एंड वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा। तो देखिए दोनों पे सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट है वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन पर। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है और इसको आप याद भी रखेंगे। चलिए, अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है, चूंकि अब देखिए हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता चल चुका है,
लेकिन हमें इसका नेचर नहीं पता चला है। नेचर का मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा, ये हमें अभी पता नहीं चला है। तो वो उसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके नेचर के बारे में पता लगाया कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये पता दूसरे साइंटिस्ट ने लगाया था। ओके, तो आइए माय डियर देखते हैं उसके बारे में। आइए, our note point 2 is note point 2. Benjamin Franklin ये दूसरे साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने ही नेचर बताया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको दो नाम याद रखना है, मिल्टन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या बताया, नेम्ड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन as negative charge and charge of proton as positive charge. दैट मीन्स माय डियर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह पता लगा लिया कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो इन्होंने पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होगा एंड प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बताया। ओके, तो देखिए यहां पर, यानी इन्होंने बताया कि वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स माइनस, और मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, फिर वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इन्होंने प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोला, और मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल्टन साहब ने दे दिया था, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, चलिए माय डियर, अब यदि बात किया जाए मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ वन प्रोटॉन के बारे में भी बात कर लिया जाए, तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड मास ऑफ वन प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यूज माय डियर आपको याद रखना होगा, ये वैल्यूज आपको याद रखना होगा। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पे देखिए चार्ज नेगेटिव होगा एंड मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। वन प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड वन इलेक्ट्रॉन का मास देखिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड मास ऑफ वन प्रोटॉन वो कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए माय डियर, अब इसके आगे मूव किया जाए। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं।
हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बेसिक्स देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते रहेंगे। नाउ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो देखिए माय डियर, एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा, उसी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उसी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। दैट मीन्स आप क्या कहेंगे, सिंपली it is the total number of protons present in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom, it is the total number of protons present in the nucleus of an atom। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जितना प्रोटॉन्स होगा वही आपका उसका एटॉमिक नंबर होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यदि बोल दिया कि सर एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, ये आपने बोल दिया 17, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा जी, 17 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 17 होगा। बात समझ में आ गया। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ओके, चलिए माय डियर, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए माय डियर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, किसी भी एटम के द्वारा, कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को जिस पुलिंग पावर से खींचता है, ठीक है, जिस पुलिंग पावर से उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ओके, जो पुलिंग पावर से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर खींचता है, तो उसे ही हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द पुलिंग पावर ऑफ an atom to pull an electron towards itself is called electron affinity, That means my dear, कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जिस पुलिंग पावर से खींचेगा, उसी पुलिंग पावर को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। यदि किसी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। सोचिए, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। तो माय डियर, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एकदम ध्यान से सोचिए, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है
तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पर ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, और मैंने बताया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है वहाँ पर, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो निगेटिव चार्ज को बहुत ही ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। लार्ज एटॉमिक नंबर, लार्जर एटॉमिक नंबर रिजल्ट्स इन लार्जर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको इस तरह से लिखिए अच्छे से, ठीक है। लार्जर द एटॉमिक नंबर greater will be the electron affinity, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी पर पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी of charging of an atom or body, दैट मीन्स चार्जिंग ऑफ एन एटम और बॉडी के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी होगा ये हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चार्जिंग ऑफ एन एटम, किसी एटम या बॉडी के चार्ज को चार्ज करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी होता क्या है। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन करके सभी पॉइंट को अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझिए आप। देखिए माय डियर, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ Na कितना होता है 11। ओके, उसी तरह एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन ये कितना होता है 17। ओके, चलिए अब यहां से देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका साफ मतलब है कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 11। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 17। ओके, चलिए अब यहां से देखिए जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है, वहां पर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। जो न्यूट्रल एलिमेंट है, जो न्यूट्रल होता है, ठीक है,
वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर माय डियर फ्रेंड आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए माय डियर, अगर इसको आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका 3 ऑर्बिट में होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 17 है, दैट मीन्स 287। यहाँ पर 11 है, दैट मीन्स 281। यहाँ पर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 17 होगा। तो इसका देखिए 287 करके होगा। मतलब यहाँ पर इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 8, और फिर सबसे जो आउटर मोस्ट होगा उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, इनर ऑर्बिट में 2, आउटर में 8, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, तो अब यहां पर क्या होगा माय डियर, यहां पर देखिए, यहां पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, इसको। ठीक है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से आपको सुनना है, जो नेचुरल एटम है, ठीक है, उसमें वो जनरली न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो अनचार्ज्ड है, ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग है वो आपका अनचार्ज्ड होता है और वो न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, दोनों संख्या बराबर होता है, तो आप बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। ओके, वो न्यूट्रल होता है स्टार्टिंग में। लेकिन अब यहां से देखिए, स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था तो उस टाइम देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसका ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा माय डियर, तो प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घट गया, 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो यहां पर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। 11 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज यहां पर कितना होगा, 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में होगा। इलेक्ट्रॉन 11 है तो यहां पर कितना चार्ज होगा, -11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो यहां पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा। इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि उस पर नेट चार्ज है ही नहीं। उसी तरह यहां पर भी देखिए, यहां पर भी माय डियर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों 17 है, इसका मतलब है कि नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है, दैट मीन्स ये भी न्यूट्रल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। कैसे, वो देखिए, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 तो है ही, प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गया, एक ट्रांसफर हो गया है, तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो क्या अब यहां पर नेट चार्ज 0 होगा, नहीं माय डियर। देख लीजिए, प्रोटॉन 11 है तो प्रोटॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा, 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड इलेक्ट्रॉन कितना है, 10,
तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब यहां पर क्या है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिसिंग हुआ तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना चार्ज यहां से मिस हो गया, उतना चार्ज यहां से मिस हो गया। तो यहां पर नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप क्या बोलेंगे, सर नेट चार्ज यहां पर पॉजिटिव होगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। तो नेट चार्ज जब आप निकालेंगे दोनों को माइनस करके तो आपको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। आइए मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 11 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 10 प्रोटॉन है हमारी, 10 इलेक्ट्रॉन है तो -10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो देखिए नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज 11 में 10 माइनस हुआ तो 1, यानी 11 में 10 माइनस होगा तो 1 होगा ना जी, और ये प्लस में है तो प्लस साइन ही रहेगा, दैट मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका मतलब है माय डियर कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। पहले चार्ज नहीं था, पहले ये देखिए चार्ज नहीं था, पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, क्योंकि इस पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अगर आप नेट चार्ज निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब चार्ज नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो अब यहां पर देखिए नेट चार्ज इतना मिल रहा है प्लस में, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। और इस पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज है। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, उसी तरह अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या होगा माय डियर, तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो 17 था, 17 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर 17 था, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 18 हो गया है। दैट मीन्स नेट चार्ज यहां पर 0 नहीं होगा। तो नेट चार्ज कितना होगा माय डियर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आपको हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 17 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, प्लस 17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्योंकि एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है तो आपके पास 17 प्रोटॉन है तो प्लस 17 इंटू करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो नेट चार्ज क्या होगा माय डियर, 18 में 17 माइनस होगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ -18 है तो -1 लिखना पड़ेगा आपको। -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो देखिए माय डियर, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, यानी यहां पर नेट चार्ज कितना हो गया, अब निगेटिव हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, दिस एटम इज नाउ निगेटिवली चार्ज्ड, दिस एटम इज नाउ निगेटिवली चार्ज्ड। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड। और ये निगेटिवली चार्ज क्यों हुआ है, क्योंकि देख लीजिए ना यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको न्यूट्रल होने के लिए जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर माय डियर फ्रेंड एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और आप खुद सोच लीजिए, जैसे ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या हो, निगेटिव चार्ज होता है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। और यहां पर क्या हो रहा है माय डियर, यहां पर आप खुद देख लीजिए,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो आपका एटम या बॉडी चार्ज हो गया, तो आपका एटम या बॉडी चार्ज हो गया। तो वही थ्योरी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जो भी नेचुरली अकरिंग एटम होगा वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है। जब दोनों सेम होगा तो वहां पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, तो यहां पर नेट चार्ज तो जीरो नहीं होगा। तो नेट चार्ज कितना हो रहा है ये हमें मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो आप याद रखेंगे जो एटम, कंक्लूजन पॉइंट देखिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए एक चीज, यहां पर दोनों में अंतर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का है, यहां पर भी दोनों में अंतर सिर्फ 1 प्रोटॉन का है। तो नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यहां पर भी देख लीजिए और यहां पर भी देख लीजिए। ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस में, ये निगेटिवली चार्ज है तो माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज किसी भी चार्ज्ड एटम पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चार्ज्ड एटम पर जो मिनिमम चार्ज प्रेजेंट होगा वो इतना ही होगा, इससे कम चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है। इतना चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, ये मिनिमम चार्ज है। सो the point is the minimum charge on any charged atom, the minimum charge on any charged atom or body is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। और इस मैग्नीट्यूड को हम लोग 1 क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 क्वांटम ऑफ चार्ज। तो यही सारा कंक्लूजन पॉइंट है। तो हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सभी कंक्लूजन पॉइंट को लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए माय डियर, लिखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। आइए देखिए, so first conclusion is, conclusion 1, first conclusion, the naturally occurring atom or body is electrically neutral, because they have same number of protons and electrons,
so the net charge will be, so the net charge will be 0. ओके, ये आपने देखा कि जो भी नेचुरली अकरिंग एटम होगा या बॉडी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है माय डियर. ओके, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्योंकि उसके पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होते हैं, इसीलिए नेट चार्ज 0 हो जाता है. ठीक है, चलिए सेकेंड कंक्लूजन हमारा क्या है माय डियर. दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन. सेकेंड कंक्लूजन इज, तो जो नेचुरली अकरिंग है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा कि वही एटम या बॉडी चार्ज हो सकता है, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो फिर वो चार्ज नहीं होगा. तो अगर आप बॉडी या एटम को चार्ज करना चाहते हैं तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, भले ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या भले ही वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो. ठीक है, दोनों ही हालात में वो चार्ज्ड हो जाता है. ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो फिर वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है. ठीक है, वो आपने देखा. तो आइए सेकेंड कंक्लूजन में हम लोग लिखते हैं यहां पर, चार्जिंग ऑफ एन एटम और बॉडी is due to loss or gain of electrons, loss or gain of electrons. If atom loses electrons, it will become positively charged, and if it gains electron, it will become negatively charged. ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है. ये सभी पॉइंट हमने देखा था पहले. ठीक है, अभी बस मैं आपको ये सभी पॉइंट्स डिक्टेट कर रहा हूं. ओके, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं. थर्ड कंक्लूजन के बारे में देखते हैं. आइए देखिए, थर्ड कंक्लूजन इज, द एटम और बॉडी that has excess electrons will be negatively charged, and the atom or body which is electron deficient will be positively charged.
तो देखिए माय डियर, ये थर्ड कंक्लूजन जो है वो सेकेंड कंक्लूजन यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, सेकेंड कंक्लूजन, तो सेकेंड कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन दोनों सेम ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर है, अंतर कुछ भी नहीं है, बस सेंटेंस का अंतर है, वो बस मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। चलिए एक और आपका कंक्लूजन है माय डियर, ये भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ओके। आवर फोर्थ कंक्लूजन इज, जो कि मैंने आपको बताया, याद कीजिए कि आपने दोनों केस में देखा, एक केस में 1 प्रोटॉन ज़्यादा था और एक केस में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ठीक है। तो फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उससे कम चार्ज किसी पर नहीं होगा। अगर कोई भी एटम चार्ज हो गया है, चार्ज हो चुका है, तो उस पर उतना चार्ज तो कम से कम होगा, ठीक है, उतना चार्ज। क्योंकि और डिफरेंट केसेस में क्या होगा, यहां पर आपने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, हो सकता है किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो उस पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा उतना चार्ज वहां पर अवेलेबल होगा। कहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, कहीं पर 4 का ट्रांसफर हुआ होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। सो फोर्थ कंक्लूजन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and it is known as 1 quantum of charge. It is known as 1 quantum of charge. ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया था, वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप इस सभी पॉइंट को याद रखेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है, तो ये कंक्लूजन आप बिल्कुल याद रखेंगे, ओके। तो आपने क्या देखा? आपने देखा माय डियर कि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, एटम है, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि उस पर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नंबर में होते हैं। लेकिन यदि आप उसको चार्ज करना चाहते हैं तो वहां पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स वो एटम आपका चार्ज हो जाएगा। अब कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि किससे आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का वहां से लॉस हो रहा है तब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर उस एटम में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर, ओके। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ओके। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको क्लास 12 के लिए स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जितने भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही होगा और सभी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। कोई भी चीज़ स्किप यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ओके। और फिर हम लोग जहाँ पर किसी भी टॉपिक के एंड में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ज़रूरत होगा तो हम लोग वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। तो हर एक टॉपिक के एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ओके। तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।